सुनो सुनो पेंशनर सुनो, जीवन का प्रमाण बनो, हाथ में मोबाइल ले लो, चेहरे का पहचान ले लो। आसान है, इजी है, ऐप इसकी क्रेजी है, आपकी ही मर्जी है, अपना लो ये अर्जी है। फेस का ऑथेंटिकेशन, लाइफ का वेरिफिकेशन, देना ही है कंपल्शन, कर दिया सिंप्लीफिकेशन। कहीं जाने की जरूरत कहाँ, फेस ऑथेंटिकेशन जहाँ, फिर भी जाने की जरूरत जहाँ, डीएलसी के कैंप वहाँ। कभी जाने की जरूरत कहाँ, DOPPW जहाँ, हम लोगों का पहल अनोखा, बदला भारत कर धमाका। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर देश के विकास की गति को बाधित करने का आरोप लगाया। गृह मंत्री अमित शाह ने भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री कल इस सम्मेलन में शामिल होंगे। नई दिल्ली में आकाशवाणी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा, भारत दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहा है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बना गहरा दबाव चक्रवाती तूफान फेंजल में बदला। कल दोपहर तक तमिलनाडु के महाबलीपुरम के निकट दस्तक देगा। और लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सिंगल्स सेमीफाइनल में और ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत ने बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर खतरों और लक्षित हमलों के मामले को लगातार दृढ़ता से उठाया है। India has consistently and strongly raised with the Bangladesh government the threats and targeted attacks on Hindus and other minorities. Our position on the matter is very clear. The interim government must live up to its responsibility of protecting all minorities. We are concerned at the surge of extremist rhetoric, increasing incidents of violence and provocation. श्री जायसवाल ने कहा कि इस्कॉन सामाजिक सेवा के मजबूत रिकॉर्ड के साथ विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित संगठन है। चिन्मय कृष्ण द्वारा गिरफ्तारी के बारे में उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं। भारत को उम्मीद है कि ये प्रक्रियाएं न्याय संगत, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होंगी। अमेरिका द्वारा भारतीय व्यवसायी पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाने पर सवाल के जवाब में श्री जायसवाल ने कहा कि ये निजी कंपनियों और व्यक्तियों तथा अमेरिकी न्याय विभाग से जुड़ा एक कानूनी मामला है। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में स्थापित और कानूनी प्रक्रियाएं हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को इस मुद्दे पर पहले से सूचित नहीं किया गया था। We haven't had any conversation also on this particular matter with the US government. Any request by a foreign government for service of summons or arrest warrant is part of mutual legal assistance. Such requests are examined on merits. We have not received any request on this case from the US side. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं की खबरों को गंभीरता से लिया है। उन्होंने आज लोकसभा में बताया कि बांग्लादेश में इस वर्ष अगस्त में अल्पसंख्यकों के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाया गया तथा मंदिरों और अन्य पूजा स्थलों पर हमले हुए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दुर्गा पूजा के दौरान ढाका के तांती बाजार में पूजा मंडप पर हुए हमले और सतखीरा के जोगेश्वरी काली मंदिर में हुई चोरी पर सरकार ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। श्री जयशंकर ने कहा कि ढाका में भारतीय उच्चायोग बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों सहित सभी नागरिकों के जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता की जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर आज शाम भुवनेश्वर पहुंचे। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज केंद्र की भाजपा सरकार
ओडिशा को बहुत प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि ओडिशा में भाजपा की सरकार बनते ही माताओं और बहनों के लिए सुभद्रा योजना जैसे कई बड़े कदम उठाए गए हैं। ये योजना महिला सशक्तिकरण की पहचान बनेगी। उन्होंने विकास की गति को रोकने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्षी दलों को संविधान में कोई आस्था नहीं है। विपक्षी दल बीजेपी सरकार के खिलाफ सुबह शाम अपप्रचार करते रहते हैं, लेकिन जनता बीजेपी सरकार के कामों को देखकर उन्हें आशीर्वाद देने खुद मैदान में दौड़ पड़ती है। श्री मोदी ने कहा कि ओडिशा में पार्टी की शानदार जीत के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र के राज्य चुनावों में भाजपा की जीत उनकी सरकार की नीतियों और योजनाओं में लोगों के विश्वास को दर्शाती है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे से राजभवन तक रोड शो भी किया। श्री मोदी भुवनेश्वर के भाजपा मुख्यालय में पार्टी की बैठक में भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भुवनेश्वर में आज पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, साइबर अपराध, माओवादी खतरे, कृत्रिम मेधा और ड्रोन हमले जैसे उभरती चुनौतियों पर विमर्श होगा। आतंकवाद से निपटने पर भी चर्चा होगी। इस दौरान विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान किए जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आज से शुरू हो रहे अखिल भारतीय पुलिस महानिर्देशकों और महानिरीक्षकों की सम्मेलन में भाग लेने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिर्देशक और सीआरपीएफ, एनएसजी, खुफिया ब्यूरो और एसपीजी के प्रमुख भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन पहुंचे हैं। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और गृह मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस सम्मेलन में शामिल होंगे। संसद के दोनों सदनों में शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी व्यवधान जारी रहा। एक प्रमुख व्यापारिक समूह के खिलाफ कथित रिश्वत के आरोपों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के कारण राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा है कि भारत अब दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश सभी बहुपक्षीय मंचों पर सिर्फ भागीदार से प्रमुख हितधारक बन गया है। वे आज नई दिल्ली में आकाशवाणी द्वारा आयोजित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान 2024 में बोल रहे थे। व्याख्यान का विषय था वैश्विक क्षितिज पर भारत की बढ़ती भूमिका। उपसभापति ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं के आदर्शों पर चलते हुए भारत आज दुनिया भर में एक वैश्विक नेता के रूप में जाना जाता है। इस देश के मूल निर्माताओं में से एक राजेंद्र बाबू रहे, जिन्हें लंबे समय तक उनके बड़े योगदान को याद नहीं किया जाता था। वो आकाशवाणी आयोजन 69 से कर रहा है। तो इस प्रतिष्ठित व्याख्यान माला श्रृंखला को चलाने के लिए तहे दिल से उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। और क्यों राजेंद्र बाबू को हमें याद करना चाहिए? क्योंकि उनकी प्रेरणा, जिस तरह से उनका तप, त्याग और संघर्ष का जीवन था, जिसे हमें आजादी मिली, वो आजादी आज किस रूप में भारत के नवनिर्माण में सहायक हो सकती है, उनसे कैसे में प्रेरणा मिल सकती है, इसलिए महापुरुषों का स्मरण होना चाहिए। उपसभापति हरिवंश ने देश के विकास में भारत के पहले राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिए गए योगदान पर भी प्रकाश डाला। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने आकाशवाणी की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अपनी स्थापना के बाद से ही आकाशवाणी राष्ट्र की आवाज बन गई है। 90 साल से अधिक समय से आकाशवाणी ने हमेशा संतुलन और विश्वसनीयता का ध्यान रखा है। इसी कड़ी में आकाशवाणी हर वर्ष 2 महत्वपूर्ण व्याख्यानों का आयोजन करती है, सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान। भारत की इस बढ़ती भूमिका में आकाशवाणी का भी अपना एक योगदान है। इस अवसर पर आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ भी मौजूद थी। व्याख्यान के रिकॉर्डिंग 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर रात 9:30 बजे आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित की जाएगी। इस व्याख्यान माला का आयोजन आकाशवाणी द्वारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में किया जाता है।
प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने आज चंडीगढ़ में दूरदर्शन और आकाशवाणी का दौरा किया। उन्होंने दोनों मीडिया संगठनों के कामकाज की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री सहगल ने आकाशवाणी परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण को बचाने और स्वच्छता को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला वैश्विक एकता का प्रतीक है। महाकुंभ 2025 के शुभारंभ समारोह को आज संबोधित करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि महाकुंभ संस्कृति, कला और शिल्प के वैश्विक आदान प्रदान का अवसर है। इस अवसर पर भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मॉरिशस, मलेशिया, म्यांमार, अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, पोलैंड, ब्राजील, नाइजीरिया और जापान जैसे देशों के राजदूत और उच्चायुक्त भी मौजूद थे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 187 करोड़ से अधिक मानव दिवस सृजित किए गए हैं। इससे 4 करोड़ 60 लाख ग्रामीण परिवारों को रोजगार मिला है। श्री चौहान ने कहा कि योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 74,770 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर सक्रिय चक्रवाती तूफान फेंजल नागापट्टिनम के पास 260 किलोमीटर और पूर्वी चेन्नई से 300 किलोमीटर तक पहुंच गया है। चक्रवात के कारण इस सप्ताह के अंत तक नागापट्टिनम से लेकर चेन्नई के समुद्री तटों तक मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है। फेंजल के कल दोपहर महाबलीपुरम और कराईकल के बीच पहुंचने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट। आज रात से लेकर कल दोपहर तक तटीय क्षेत्र के कई हिस्सों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम, कुड्डालोर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम जिलों में 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश का अनुमान है। स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और तटरक्षक बल को तैयार कर दिया गया है। उत्तरी जिलों और पुडुचेरी में नुकसान की आशंका है। लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। बाढ़ की संभावना को देखते हुए लोगों को शिविरों में जाने की सलाह दी गई है। राज्य सरकार हाई अलर्ट पर है और जिला अधिकारियों को समय की जरूरतों के आधार पर निर्णय लेने के लिए कहा गया है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार। नागालैंड में हॉर्नबिल त्योहार 2024 के 25वें संस्करण की तैयारियां जोरों पर हैं। इस संस्करण का उद्घाटन समारोह 1 दिसंबर को होगा। नागालैंड के पर्यटन मंत्री टेम्जिन इम्ना आलोंग ने आज कहा कि समारोह के 4 भागीदार देश वेल्स, अमेरिका, जापान और पेरू हैं तथा 2 भागीदार राज्य सिक्किम और तेलंगाना हैं। मेघालय में आज से 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव 2024 शुरू हो गया है। गारो हिल्स में बहुतायत खिलने वाले मेगोंग फूल के नाम पर यह त्योहार संगीत, लोक नृत्य, स्वदेशी खेल, हथकरघा और हस्तशिल्प तथा व्यंजनों सहित गारो संस्कृति का प्रतीक है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। राजधानी में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI आज शाम 8 बजे तक 337 पर था। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन, प्रियांशु राजावत, PV सिंधु और उन्नति हुडा सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। डबल्स में 5 भारतीय जोड़ियों ने अंतिम 4 में प्रवेश किया। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने अंतिम 4 में स्थान बनाया। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद तथा तनिषा कैस्ट्रो और अश्विनी पोनप्पा ने अंतिम 4 में प्रवेश किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर देश के विकास की गति को बाधित करने का आरोप लगाया। गृह मंत्री अमित शाह ने भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। नई दिल्ली में आकाशवाणी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा, भारत दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहा है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बना गहरा दबाव चक्रवाती तूफान फेंजल में बदला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।